हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है पैग ग्रुप के एक चित्रकार वासुदेव शांतु गायतोंडे के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारे ग्रुप्स के चित्रकारों को क्रमशः बताया है। कोलकाता ग्रुप के चित्रकारों को बता चुकी हूँ, पैग ग्रुप के चित्रकारों के विषय में भी आपको वीडियो उपलब्ध करा चुकी हूँ। एक और चित्रकार बचे जो अभी वासुदेव शांतु गायतोंडे, काफी महत्वपूर्ण है। तो इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो दे रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको शांतु जी के जीवन परिचय, उनके चित्र, उनकी उपलब्धियां और उनको मिले हुए पुरस्कार और जो भी परीक्षा में आने वाले उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं वासुदेव शांतु गायतोंडे जी के जीवन परिचय से। वासुदेव शांतु गायतोंडे जन्म सन 1924 और सन 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। वासुदेव शांतु गायतोंडे का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में एक साधारण से परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 2001 में दिल्ली में हुई। शिक्षा आप जब भी देखते हो तो देखते हो पैग ग्रुप के अधिकतर चित्रकारों ने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ही शिक्षा ली है। जे स्कूल ऑफ आर्ट, जिसका पूरा नाम जमशेद जी जीजा भाई स्कूल ऑफ आर्ट, यहीं से इन्होंने शिक्षा ली और दिल्ली में इन्होंने अधिकतर काम किया। यहाँ कह सकते हैं कि इनकी कार्यस्थली कहाँ रही है, दिल्ली रही है। तो इनसे जुड़े हुए ये सारे पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से या पॉइंटर की दृष्टि से हम देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि परीक्षाओं को बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, हम कह सकते हैं जल्द ही आपकी परीक्षाएं होंगी, टीजीटी की, पीजीटी की और नेट वगैरह की परीक्षाएं चलती रहती हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देखिए, क्योंकि नेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्रम से लगाना रहता है। तो इसलिए 1924 याद रखना है, मृत्यु 2001 याद रखनी है, शिक्षा भी याद रखनी है और कार्यस्थली कहाँ रही है, दिल्ली, हमें याद रखनी है। ये चित्रकार के साथ साथ एक संगीत और फिल्म व दर्शन शास्त्र में भी रुचि रखते थे। हम कह सकते हैं कि इन्हें संगीत की भी अच्छी नॉलेज थी। इन्हें फिल्मों में काम करना या फिल्मों से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही कहीं ना कहीं ये दर्शन शास्त्र में भी काफी इंटरेस्ट रखते थे, जो हमें इनके चित्रों में भी देखने को मिलता है। बात कर रही हूँ वासुदेव शांतु गायतोंडे जी की। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1950 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार वासुदेव शांतु गायतोंडे जी को प्राप्त हुआ। सन 1957 में यंग एशियन आर्टिस्ट प्रदर्शनी में इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1964-65 ईस्वी में जेडी रॉक फेलर फाउंडेशन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तो वहीं सन 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए। इन्हें टोक्यो का व्यंग आर्टिस्ट पुरस्कार भी दिया गया। यहाँ पर मैंने आपको इनके सारे पुरस्कार एक साथ दे दिए ताकि ये आपको याद रहें, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूर्त लैंडस्केप पेंटिंग नंबर 3 इन्होंने नाम दिया। सन 2014 की सबसे महंगी पेंटिंग इनकी बिकी है। और मानसून, दो ही पेंटिंग है, बहुत सरल है, क्योंकि ये अपनी पेंटिंग्स को शीर्षक नहीं देते थे, शीर्षकहीन रखकर केवल नंबर देते थे। गायतोंडे ने आरंभ में आकृति मूलक रचनाएं की और बाद में अमूर्त चित्रण की ओर मुड़ गए। हरिअम्बादास गाडे को अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया, पहले आकृति मूलक के साथ अमूर्त का सम्मिश्रण किया। और इन्होंने क्या किया, देखो गाडे और गायतोंडे में अंतर है। गाडे का जन्म सन 1917 में हुआ था और गायतोंडे का जन्म सन 1924 में हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक दिमाग में मेरे बात क्लिक की कि सन 1924 में किसी एक और चित्रकार का जन्म हुआ है जो पैग ग्रुप का ही चित्रकार है। आपको कमेंट में बताना है, और बहुत फेमस चित्रकार है, या हम यूं कह सकते हैं कि पैग ग्रुप की जड़ भी मान सकते हैं उसे। तो चलिए बताइए, प्रेरणा स्रोत रहे थे वो, किसका जन्म 1924 में हुआ है।
गायतोंडे के अलावा, ठीक है। गायतोंडे ने शुरुआत में आकृति मूलक रचनाएं की और धीरे धीरे अमूर्त की ओर मुड़ गए। शुरुआत में इनके चित्रों में हमें आकृतियां दिखती हैं, नॉर्मल चीजें, और बाद में ये क्या करते हैं, अमूर्त चित्रण की ओर मुड़ जाते हैं। उसका भी कारण है, आगे मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने सूर्यास्त के दृश्यों का आकर्षक चित्रण किया है। सबसे ज्यादा काम जिस चीज पर इन्होंने किया वो सूर्यास्त पर किया है। सनसेट के बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए और बहुत ही अच्छे तरीके से गायतोंडे जी ने उसे प्रस्तुत किया है। अमूर्त शैली में जो इन्होंने 50 के दशक के अंत में शुरू की थी, अमूर्तन शैली इन्होंने 50 के दशक के बाद में शुरू की थी। पहले इनका रुझान लघु चित्रकला या मिनिएचर शैली में ज्यादा था। ये लगभग 50 वर्ष के होने के बाद इन्होंने अमूर्त शैली अपनाई। इससे पहले ये क्या करते थे, लघु चित्र, आप जानते हैं। अच्छा चलिए एक चीज और बताइए कि लघु चित्रण शैली कहाँ की शैली को कहा गया है? हमारे भारतीय कला के इतिहास में लघु चित्र शैली के नाम से कौन सी शैली जानी जाती है? आप कमेंट कीजिए। तो हम देख रहे हैं आप सबके कमेंट। लघु चित्र शैली या मिनिएचर शैली जो हमारी दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली जो एक मध्यकाल का टाइम पीरियड रहा है, उसमें जो हमारी चित्रकला हुई है, जो पोथियों पर चित्रण हुए हैं, छोटे छोटे चित्र हुए हैं, वो क्या कहलाए, लघु चित्रण शैली कहलाए। और उनकी तरफ गायतोंडे का रुझान पहले था, पहले इन्हें इनमें इंटरेस्ट था, और बाद में लगभग 50 वर्ष होने के बाद, 50 वर्ष के होने के बाद इन्होंने अमूर्तन शैली को अपना लिया और उसमें काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इन्होंने अपने चित्रों को शीर्षकहीन रखा और उन्हें नंबर देते थे, पेंटिंग नंबर 3, 4, 5, कितना आसान कर दिया इन्होंने। बड़े सरल व्यक्ति थे कि सीधे नंबर दो, काम खत्म। लेकिन इनकी पेंटिंग बिकी बहुत महंगी महंगी। गायतोंडे ने अमूर्त चित्र शैली में सूर्यास्त के दृश्यों से संबंधित बहुत सारे चित्रण बनाए। जो अमूर्त, जो सूर्यास्त का सबसे ज्यादा इन्होंने चित्रण किया है। तो मतलब एक तरीके से देखो 50 वर्ष के बाद इन्होंने बहुत काम किया जो कि अमूर्त चित्रण में था और आसान भी था। मिनिएचर पेंटिंग बनाते मैंने काम किया है, मिनिएचर पेंटिंग का मैंने कॉपी की है उनकी। मैं अपना ओरिजिनल तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुगल शैली के जो चित्र होते हैं उनको कॉपी किया। कम से कम 5-5, 6-6 घंटे, अगर एक दिन लग के आप बैठो तो 6-6 घंटे लग जाते हैं मिनिएचर पेंटिंग को पूरा करने में, वो भी पूरी नहीं होती। तो और इन्हें तो बड़े उस पे बनाना होगा, A4 साइज पे मैं बनाती हूँ। इन्होंने सूर्यास्त के, और जब आप कोई लैंडस्केप या अमूर्त चित्रण करो जल्दी बनता है। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए और सबसे ज्यादा सूर्यास्त के, जो कि किससे संबंधित है, अमूर्त शैली से। इन्होंने अपारदर्शी रंग रोलर के द्वारा लगाए हैं। ये आपको इनकी पेंटिंग देख के पता चल जाएगा। आगे मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊंगी। जो अपारदर्शी रंग थे, अपारदर्शी मतलब थिक कलर्स को इन्होंने लिया और रोलर के द्वारा उनका प्रयोग किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने अपारदर्शी रंग रोलर के द्वारा लगाए। अमूर्तता व बौद्ध धर्म की जन शाखा के बीच ये सेतुबंध भी बने। बौद्ध धर्म में पहले तो चित्रण करना मना था, यहाँ हम कहें कि मूर्ति पूजन मना था। बाद में हीनयान महायान में बंटने के बाद क्या हुआ, महायानी मूर्ति पूजा, चित्रण पूजा सब करने लगे थे। और इन्होंने एक साधारण जन शाखा मतलब नॉर्मल लोगों से बौद्ध धर्म को कनेक्ट करवाने का जो काम किया है, या अमूर्त कला में जो बौद्ध धर्म का, या हम कहें बौद्ध चित्रण हुआ है। आप पहले क्या था कि आंख नाक सब मुंह, और अब तो भगवान बुद्ध का भी एक अमूर्त रूप से चित्रण हो जाता है, सिंबॉलिक तरीके से। तो उसके बीच का ये सेतु बंध बने, मतलब बीच की कड़ी बने दोनों को जोड़ने की। गायतोंडे कैलीग्राफी डिजाइनर भी थे। कैलीग्राफी आप लोग जानते हैं, अच्छी लेखन शक्ति। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि अकबर के दरबार में वो कौन सा चित्रकार था जो अपनी कैलीग्राफी के लिए जाना जाता था? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। और ये मत कहना मैडम मॉडर्न पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हो आप। जब चीजों को रिलेट करोगे तो ऐसा होता है कि आप देखो हमारी कला में जो नई चीजें हैं कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से जुड़ी हुई हैं। हर चीज, चाहे आज का फैशन ले लो, पुराना घूम घूम के आता है, चाहे हमारी कला हो, कुछ ना कुछ पुराना रह जाता है, क्योंकि भाई कला का जन्म ही ऐसे ही हुआ है। तो कौन सा चित्रकार था जो कैलीग्राफी से काम करता था या कैलीग्राफी के लिए फेमस था? और ये भी कैलीग्राफी डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। कैलीग्राफी डिजाइन मतलब अच्छा लेखन। तो जब आप इससे पढ़ोगे, उन्हें पढ़ोगे, कनेक्ट करोगे, दोनों आपको याद रहेंगे। ठीक है, कमेंट में बताइए।
और तैयारी कैसी है ये भी पता चल जाएगा, आपके दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। ये अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। अभिव्यंजनावादियों की एक ही कंडीशन थी या एक ही उनका नारा था कि हमारा चित्र कैसा भी हो लेकिन वो चीजों को अभिव्यक्त करता हो, हमारी भावनाओं को प्रकट करता हो। अभिव्यंजनावादी अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते थे। और सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रुप के चित्रकार या कौन से हम कहें समूह के चित्रकार अपनी अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते थे, कौन से आंदोलन के चित्रकार अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते थे? तो याद रखिए अभिव्यंजनावादी। अगला जो पॉइंट है याद रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट है, गाय तोंडे के चित्र पाल कली तथा जान मीरो की याद दिलाते हैं। अब आप कहते हैं कि मैडम टीजीटी के पेपर में पाश्चात्य कला कैसे आ जाती है जबकि सिलेबस में पाश्चात्य कला के विषय में नहीं दिया। जी हाँ, ऐसे आती है। जब हम देखते हैं कि हमारा कोई भारतीय चित्रकार किसी के चित्रों की याद दिला रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको भी पढ़ें जाके कि आखिर उसकी चीजों में ऐसी क्या खासियत थी जो इनसे रिलेट करता है या ये उनसे रिलेट करते हैं। तो पालकली जो था, पालकली चित्रकार अभिव्यंजनावादी था, अमूर्त अभिव्यंजनावादी था और इसने अति यथार्थवाद में भी काम किया है। डेयर ब्लो राइडर का ये सदस्य था, वाव हाउस और बहुत सारे कला आंदोलनों में इसने भाग लिया है ना। ये स्विट्जरलैंड का आर्टिस्ट था पालकली, ये याद रखना। अभिव्यंजनावादी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कला को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था या आगे बढ़ाया था, तो इसलिए, और ये भी थे अमूर्त अभिव्यंजनावादी कायतोंडे, तो इसलिए इनके चित्र जो हैं पालकली की याद दिलाते हैं। याद रखना है, चित्रकार और प्रिंट मेकर पालकली थे। इनके विषय में भी आपको पूरी वीडियो उपलब्ध करा दूंगी मैं, फिलहाल तो इतना ही जान लीजिए। और बात अगर जान मीरो की करें कि जान मीरो कौन थे, तो जान मीरो अति यथार्थवादी कलाकार थे। कौन थे? अति यथार्थवादी कलाकार थे। बाद में इन्होंने फाववाद, घनवाद, वान गॉग और गॉगिन से भी शुरुआत में इन्होंने बहुत सारा हम कहें प्रोत्साहन लिया या हम कहें उनसे ये प्रेरित हुए थे। जान मीरो ये एक चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, जान मीरो, है ना। 20 अप्रैल 1893 को 1893 को इनका जन्म हुआ था। किसका? जान मीरो के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और शुरुआती में इन्होंने बार्सिलोन अकादमी में शिक्षा विक्षा ली थी। इतना याद रखो कि ये भी एक जो है अमूर्त चित्रकार थे, अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, जान मीरो की जब हम बात करें ना तो ये ऐसे आकार बनाते थे जैसे जो काल्पनिक होते हुए थे। अति यथार्थवाद में काम किया इन्होंने, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य की आकृतियां, पशु पक्षी, सितारे, ये ऐसे प्रतीत होते थे जैसे इनके शरीर की संरचना का सिद्धांत मतलब अलग ही, चीजें वही हैं, प्रकृति की हैं, लेकिन उन्हें अति यथार्थवादी स्वरूप में प्रस्तुत कर देना काम किसका था? तो जान मीरो का था। और वही किसने किया है? हमारे गाय तोंडे ने किया है। तो मैंने कोशिश की इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा बताने की। कोई क्वेश्चन अगर टीजीटी में आएगा तो ऐसे आएगा, पीजीटी और नेट वालों के लिए मैं आपको आगे उपलब्ध करा दूंगी। गाय तोंडे जैन चित्रों से भी बहुत प्रभावित थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई बौद्ध धर्म के सेतुबंध बने, जैन चित्रों से प्रभावित थे, है ना, पारदर्शी रंग लगाते थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी की बात करें तो सन 1959 ईस्वी में हुई। देखिए कई बार क्या होता है कि ज्यादा बोलते बोलते कुछ जीव लड़खड़ा जाए शायद, और मैं वीडियो को अनकट किए हुए पूरा डालती हूँ। इतना मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं इसको एडिट करूँ या इन चीज़ों को करूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको मैटर मिल जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप नॉर्मल क्लास की तरह ले लीजिए, क्योंकि मैं भी क्लास जो है ऐसे ही लेती हूँ। तो इनके चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी सन 1959 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो ये याद रखिएगा, ये थे हमारे गाय तोंडे। अभी जाना नहीं है, अभी हम आपसे पैग ग्रुप के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जैसे पिछली वीडियो में पूछा था, और कुछ लोगों ने आंसर भी दिया, पर हाँ सब लोगों ने नहीं दिया, ये गलत है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रही कि मैं अपना ज्ञान दिखाना चाहती हूँ, इसलिए पूछ रही है कि आपकी कितनी तैयारी है। भाई टीजीटी में
या पीजीटी में या जब परीक्षा हाल में आप बैठे होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा जी हाँ आपका ये तैयार है, चलो ये पूछते हैं। वहां ऐसे ही क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन आएंगे और आपका तब दिमाग कितना अच्छा चलता है, ये एकदम से क्वेश्चन पूछकर जवाब देने वाले को या एकदम से क्वेश्चन के जवाब देने वाले का ही माइंड पढ़ के हम बता सकते हैं या उसकी प्रतिक्रिया देख के ही बता सकते हैं। तो आप लोग आंसर दिया करिए, ठीक है। और नहीं पता है तो पीछे जाके देखिए और तैयार करिए, ठीक है। इनके चित्रों की प्रदर्शनी हमने देख ली। यहाँ हम इनकी पेंटिंग देखते हैं, तो ये आप देखिए अमूर्त पेंटिंग है, गहरे कलर्स लगे हुए हैं। कुछ ऐसे पेंटिंग बनाते थे। कुछ आकृतियां बीच बीच में यहाँ आप देखेंगे बनी हुई हैं, क्योंकि इनका मेन मुद्दा क्या था, अभिव्यक्ति दिखाई जाए। कुछ टुकड़े हैं, पेंटिंगों को नाम देते थे। ये चीजें आप देखिए, यहाँ छोटी मोटी आकृतियां या टुकड़ों को जोड़कर काम करने का प्रयास किया गया है। तो ये है हमारे गायतोंडे। अब बारी आती है आपसे पैग ग्रुप के जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने की। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ, जो कि कुमार गैलरी, सॉरी, यह एक चित्र है और ये किसके द्वारा बनाया गया है आपको बताना है। एक चित्र है न्यूड, कुमार गैलरी अहमदाबाद में रखा हुआ है। ये चित्र किसने बनाया है आपको बताना है। इतना बता देती हूँ कि पैग ग्रुप के चित्रकार ने ही बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन के एल ग्रोको के कोलेदो दृश्यों से प्रभावित कौन सा चित्रकार था। वह कौन सा चित्रकार था जो स्पेन के एल ग्रेको के कोलेदो दृश्यों से प्रभावित था। क्वेश्चन आ भी चुके हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप सही से तैयार करेंगे तो आप कहीं से भी चूकेंगे नहीं। आपको बताना है। इतना तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये सब पैग ग्रुप के चित्रकारों की ही विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला है, कौन पैग ग्रुप का कौन सा चित्रकार ब्लैक आर्ट के लिए भी जाना जाता है, जिसने ब्लैक आर्ट में काम किया है, जिसने ब्लैक आर्ट का प्रयोग किया है, ठीक है। ब्लैक आर्ट क्या है, अगर आपने आप नहीं जानते तो सूजा वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है। ओ सॉरी, यहाँ तो चीटिंग हो गई, मैंने उनका नाम भी बता दिया, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपसे, बिंदु बीज मंत्र, जो कि सैयद हैदर रजा के चित्र हैं, ये किस नीलामी में बिके थे। आपको बताना है। बिंदु बीज मंत्र, सैयद हैदर रजा के चित्र किस नीलामी में बिके थे। कमेंट में बताइए, मैं इंतजार कर रही हूं आपके आंसर का। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि किस चित्रकार ने वान गॉग के समान सेरा चित्रों का आभा युक्त पीले व हरे रंगों का प्रयोग कर कर चित्रण किया है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, पैग ग्रुप का कौन सा चित्रकार अपने अंतिम दिनों में वैरागी हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की पदावलियों का चित्रण किस चित्रकार ने किया है। तो ये थे पैग ग्रुप से जुड़े हुए क्वेश्चन। मुझे नहीं पता मैंने कितने पूछे, क्योंकि ओरली मैं तुरंत पूछती जा रही हूँ आपसे, और आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और फाइनल, और उसके बाद मैं आज की वीडियो यहाँ पूरी करूंगी, बने रहिएगा। मैं पूछती हूँ कि पैग ग्रुप का कौन सा चित्रकार जनसंपर्क व प्रचार प्रसार अधिकारी था। चलो, आपको बताना है, पैग ग्रुप का कौन सा चित्रकार जनसंपर्क व प्रचार प्रसार अधिकारी था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो बाद में इसके आंसर दीजिए। अगर करंट में अभी देख रहे हैं प्राइम में, तो आप प्राइम में दीजिए। और अगर जब आपके पास वीडियो आई और आप यहाँ तक आए हैं, आपने आंसर दिए, तो मैं ये समझूंगी कि आपने पूरी वीडियो देखी। ये मुझे पता है, ये हिस्टोरिकल वीडियो है या हम कहें ये थ्योरिकल वीडियो है। लोगों को इंटरेस्ट इतना नहीं होता कि कौन सुने, इतना कौन पढ़े। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर कुछ पाना है तो आपको चीजों को समझना जरूरी है ना। अगर नहीं पाना है तो कोई बात नहीं, स्किप करके देख लीजिए या बीच में छोड़ कर भाग जाइए, कोई नहीं रोकेगा।
ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, आज का ज्ञान इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।